सो आज हम आज हम बात करते हैं ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनिकोलॉजी के अंदर हम जो मैन्यूअर्स यूज़ लेते हैं, जिन मैन्यूअर्स जो कि इंपॉर्टेंट है नॉर्थ सेट के अंदर, हमेशा नॉर्थ सेट के अंदर पूछे जाते हैं। ये मैन्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो, वहाँ पे ये या तो एज ए IBQ इमेज बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आएगा, या फिर वो आपको थ्योरी पूछ के आपको सारा सब कुछ एक्सप्लेन करके और फिर आपको पूछेंगे कि ये कौन सा मैन्यूअर है। तो कई बार जो नॉर्थ सेट 9 का प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर बर्न मार्शल टेक्निक पूछी गई थी, और जिसके अंदर उसने बर्न मार्शल टेक्निक को पूरा एक्सप्लेन कर दिया था और आपसे पूछना चाह रहा था कि इस टेक्निक का नाम क्या है। तो कई लोग क्या करते हैं, अपन जो पढ़ते हैं वो इनकी थ्योरी को समझते नहीं है, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझते नहीं है, और डायरेक्ट इमेज देख के हम क्या है उसको मेमोराइज़ करते हैं कि हाँ इसका नाम पाइनार्ड है, इसका नाम लॉसेट मैन्यूअर है। तो हमें उसकी थ्योरी भी जाननी ज़रूरी है कि हाँ ये जो मैन्यूअर है वो एग्ज़ाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर पेशेंट ब्रीच डिलीवरी के अंदर आया है, अगर मदर ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ है, ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ में अगर मदर आई है, तो उसके अंदर हम दो सिचुएशन यूज़ करते हैं। देखो, रिकमेंडेशन WHO की कहती है कि WHO की रिकमेंडेशन क्या कहती है, WHO की रिकमेंडेशन तो ये कहती है कि आप जो है C सेक्शन करो, ठीक है। अगर बट फिर भी गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो अपने मेथड यूज़ करे, अब ट्राई करे वेजाइनल डिलीवरी करवाने का, कि पेशेंट वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं हम, तो उस डिलीवरी को अपन बोलते हैं अरेस्टेड वेजाइनल डिलीवरी, जिसे अपन अरेस्टेड वेजाइनल डिलीवरी कहते हैं। और अरेस्टेड वेजाइनल डिलीवरी करवाने के लिए, यानी कि अगर बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, मतलब उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो बटक्स है, बच्चे का अगर प्रेजेंटिंग पार्ट बटक्स है, बटक्स वाला एरिया है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट, तो उसे अपन ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं। और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन वाले बच्चे की अगर अपने को वेजाइनल डिलीवरी करवानी है, तो उस डिलीवरी को अपन बोलते हैं अरेस्टेड वेजाइनल डिलीवरी। अरेस्टेड वेजाइनल डिलीवरी के अंदर हम कुछ मैन्यूअर्स यूज़ करते हैं, अरेस्टेड वेजाइनल डिलीवरी के अंदर हम कुछ मैन्यूअर्स यूज़ करते हैं, जिन मैन्यूअर्स की सहायता से हम ये वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करते हैं। आज उन्हीं मैन्यूअर्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, चर्चा करूँगा, मैं बात करूँगा, आपको समझाऊँगा कि ये मैन्यूअर्स कैसे आते हैं, ताकि आप कोई गलती ना कर सको एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको पता है ये जो प्रोसेस है वो एक एल्गोरिदम के साथ चलती है वेजाइनल डिलीवरी की। अगर आप ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर वेजाइनल डिलीवरी होती है, और वेजाइनल डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो एल्गोरिथम के साथ चलती है, तो आप अपने को स्टेप बाय स्टेप बच्चे के सारे पार्ट्स डिलीवर करवाने होते हैं। तो इसका जो एल्गोरिथम है कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो होगा बच्चे के बटक्स, ठीक है। तो बटक्स सबसे पहला पार्ट हो गया। बटक्स के बाद में अपन बच्चे का जो है शोल्डर्स डिलीवर करवाते हैं। शोल्डर्स के बाद में हम बच्चे का आफ्टर कमिंग हेड, ठीक है। मतलब ब्रीच के अंदर लास्ट के अंदर हेड की डिलीवरी होती है, तो इस सिचुएशन को हम आफ्टर कमिंग हेड बोलते हैं, ठीक है, ऑफ ब्रीच। तो सबसे पहले हम ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर अगर अरेस्टेड वेजाइनल डिलीवरी परफॉर्म कर रहे हैं विद द यूजिंग ऑफ दीज मैन्यूअर्स, तो हम उसके अंदर एक एल्गोरिदम काम में लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपन स्टेप बाय स्टेप ब्रीच बटक्स की डिलीवरी करवाएंगे, देन उसके बाद में शोल्डर्स की डिलीवरी करवाएंगे, उसके बाद में लास्ट पार्ट हेड की डिलीवरी करवाएंगे। तो इन डिफरेंट पार्ट्स को डिलीवर करवाने के लिए कुछ मैन्यूअर्स दिए गए हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को डिलीवर करने के साथ उनके मैन्यूअर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बटक्स की डिलीवरी के अंदर। सबसे पहले जो पहला पार्ट है वो बटक्स डिलीवर होगा। तो बटक्स की डिलीवरी करवाने के लिए हम एक मैन्यूअर का यूज़ करते हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसे अपन बोलते हैं पाइनार्ड मैन्यूअर या फिर पिनार्ड मैन्यूअर, इसे अपन नॉर्मल बोलते हैं, पिनार्ड मैन्यूअर बोलते हैं, ठीक है। देखो सिचुएशन क्या होती है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, अगर मैं इस पूरे मैन्यूअर को एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो पिनार्ड मैन्यूअर के अंदर सिचुएशन ये होती है कि सबसे पहले अगर बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन में और उसकी डिलीवरी चल रही है, तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली बटक्स जो है स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद डिलीवर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डायमीटर काम करता है उसे अपन बोलते हैं बाई ट्रोकेंटिक डायामीटर, जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है,
ठीक है। बायोट्रोकेंटिक डायमीटर इंगेज होता है और वो पेल्विस से बाहर निकल जाता है स्पॉन्टेनियसली। तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, बाई चांस अगर ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे अपन इस मैन्योर को यूज़ लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं पिनार्ड मैन्योर। पिनार्ड मैन्योर, ठीक है, पिनार्ड मैन्योर। ठीक है, चलो इसको देखते हैं पिनार्ड मैन्योर को कैसे काम करता है पिनार्ड मैन्योर। तो सबसे पहले बच्चा अगर कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर है, कंप्लीट ब्रीच का मतलब क्या होता है कि उसकी थाई भी एक्सटेंडेड है और उसकी नी भी एक्सटेंडेड है, दोनों में से कोई चीज़ फ्लैक्स नहीं है। अगर नी फ्लैक्स होते तो इनकम्प्लीट ब्रीच हो जाता, बट यहाँ पे थाई भी एक्सटेंडेड है प्लस में उसका नी भी एक्सटेंडेड है, मतलब ये जो ब्रीच है वो कंप्लीट ब्रीच है। मोस्ट कॉमन वैरायटी इज़ अ फ्रैंक ब्रीच, बट सेकंड मोस्ट इज़ अ कंप्लीट ब्रीच। अगर ये कंडीशन हो रही है पेशेंट को, तो उसको अपन कैसे निकालते हैं, इस मैन्योर की मदद से निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चे की ग्रोइन ट्रैक्शन, बच्चे को हम ग्रोइन ट्रैक्शन लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, सबसे पहले जो एग्जामिनर होता है या ऑब्स्टेटिशियन जो होती है, वो बच्चे की जो पोप्लीटियल फोसा है उसके अंदर 2 फिंगर से टैप करती है। टैप करने पर ये जो पार्ट है बच्चे की जो लेग है, वापस मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि हम ग्रोइन के अंदर एक ट्रैक्शन लगाते हैं। पर वेजाइनली जो है ये जो ऑब्स्टेटिशियन है पर वेजाइनली बच्चे के मदर की वेजाइना के अंदर फिंगर्स इंसर्ट करती है। देर आफ्टर ऑल उसके बाद में ये जो कंप्लीट ब्रीच में बच्चा है, मतलब इसका जो है थाई प्लस नी दोनों एक्सटेंडेड पोजीशन में है। तो यहाँ पे जो नी और थाई के बीच में पॉप्लिटियल फोसा अपने को दिख रहा है, वहाँ पे ग्रोइन ट्रैक्शन लगाएगी कौन, ऑब्स्टेटिशियन, जिसकी वजह से जो नी वाला पार्ट है वो फ्लेक्स हो जाएगा और नी वाला पार्ट जो है वो फ्लेक्स होगा, तो उसको उसके बेबी के जो फुट है उसको पकड़ के बटक्स की डिलीवरी कर दी जाती है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसे अपन बोलते हैं पाइनार्ड मैन्योर। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि कंप्लीट ब्रीच में अगर बच्चा है तो ऑब्स्टेटिशियन परवेजाइनली फिंगर्स इंसर्ट करेगी और बच्चे की जो लेग है उसके पोप्लिटियल फोसा पे टैप करेगी या वहाँ पे प्रेस करेगी। प्रेस करने पर जो नी है वो नी जो है वो फ्लैक्स हो जाएंगे। वो फ्लैक्स नी को जो ऑब्स्टेटिशियन है वो बाद में मैनुअली पकड़ के बाहर निकाल देगी। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं बिनार्ड मैन्योवर। तो सबसे पहले अपन ने क्या करी, बटक्स की डिलीवरी करवाई। कैसे बटक्स की डिलीवरी कैसे करवाई, परवेजाइनली इंसर्ट करी फिंगर्स और उसके बाद में पोप्लिटियल फोसा के पर प्रेस किया, जिसकी वजह से पोप्लिटियल फोसा पे प्रेस करने की वजह से नी जो है वो फ्लेक्स हो गए। नी फ्लेक्स हुए, नी फ्लेक्स होने के बाद में मैनुअली उसे हैंड से पकड़ के बच्चे के लेग को हैंड से पकड़ के बाहर खींच लिया गया, जिससे कि बटक्स की डिलीवरी हो गई। ये है पिनार्ड मैन्योवर जो कि ब्रीच प्रेजेंटेशन के अंदर काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने कराई किसकी डिलीवरी, सबसे पहले अपन ने करा दी, सबसे पहले अपन ने कराई है डिलीवरी ऑफ बटक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बटक्स की डिलीवरी करवाने के बाद में नेक्स्ट जो पार्ट डिलीवर होना होता है वो होता है शोल्डर्स, ठीक है। शोल्डर्स डिलीवर करवाने के लिए अपन यूज़ करेंगे डिफरेंट मैन्योवर का, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। सो दैट इज़ द मैन्योवर, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले बटक्स की डिलीवरी करवा दी। अब बटक्स तो बाहर निकल गए, निकलना क्या है, शोल्डर्स, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, अब जैसा कि आपको नॉर्मल लेबर का फिनोमिना पता होगा, जैसा कि आपको नॉर्मल लेबर का फिनोमिना पता होगा कि अगर शोल्डर्स की डिलीवरी करवानी होती है तो शोल्डर मस्ट बी पोजिशनड। शोल्डर की जो पोजीशन होती है वो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर में होनी चाहिए। शोल्डर जो है वो इस हिसाब से जमे हुए होने चाहिए, जो उनका जो डायमीटर होगा वो एंटीरियो पोस्टीरियर होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये शोल्डर्स की पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शोल्डर जो है वो रोटेट करता है, रोटेट करता हुआ बाई थर्ड सर्कल या 2/3 1/3 सर्कल रोटेट करता हुआ आता है। और लास्ट में जो है शोल्डर जब ऐसे नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, अगर बच्चे का हेड बाहर निकलता है तो उसकी नेक में ट्विस्टिंग होती है, जिसको रिलीज़ करने के लिए रेस्टिट्यूशन फेज आती है।
उसके बाद में शोल्डर्स को डिलीवर होना पड़ता है। शोल्डर्स जो है वो जब हेड पूरा बाहर निकल जाता है, जब हेड का थोड़ा सा पार्ट मतलब हेड जो है डिलीवर होता है, उसके बाद में शोल्डर्स जो होते हैं वो ओब्लिक डायमीटर में रहते हैं। कौन से डायमीटर में? ओब्लिक डायमीटर में, इस डायमीटर में। तो ये जो है मदर की बर्थ कैनाल है, इससे बाहर निकलने के लिए शोल्डर्स को सबसे पहले एपी डायमीटर में आना पड़ेगा, तब जाके ये बाहर निकलेंगे। ठीक है। तो ये कब बाहर निकलते हैं? जब बच्चे की नेक बाहर निकलती है तो उसकी गर्दन के अंदर ट्विस्टिंग परसेंट होती है। जैसे ही वो गर्दन की ट्विस्टिंग ठीक करता है बच्चा, तो उसके शोल्डर जो है वो रोटेट होते हैं एपी डायमीटर के अंदर। उसकी जैसे ही वो ट्विस्टिंग मूव करता है या रिलीव करता है, तो उसके शोल्डर्स जो है एपी डायमीटर में आ जाते हैं और एंटीरियो पोस्टीरियरली ही शोल्डर हमेशा डिलीवर होते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी ही है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे के बटक्स जो है, बच्चे के मतलब अपन जो बात कर रहे हैं वो बच्चा नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब सबसे पहले अपन ने बच्चे का बटक्स को डिलीवर करवाया, देर आफ्टर उसके अपन शोल्डर्स को डिलीवर करवा रहे हैं। ठीक है। तो शोल्डर्स को डिलीवर करवाने के लिए सबसे पहले शोल्डर्स का आना ज़रूरी है एपी डायमीटर में। जब हम बच्चे को बाहर खींचते हैं, पुल करते हैं बच्चे को, तो उसके जो शोल्डर्स होते हैं वो ओब्लिक डायमीटर में होते हैं। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस पिक्चर को आप देखिए। हम बेबी को सबसे पहले बेबी की जो बैक है उसको होल्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू होल्ड द बैक ऑफ द बेबी एंड रोटेट द शोल्डर। हम मैनुअली ही शोल्डर रोटेट करवाते हैं। नेचुरली जो है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर जब बच्चे का हेड बाहर निकलता है तो उसके शोल्डर्स ऑटोमेटिकली ट्विस्टिंग को रिलीव करने के लिए, ट्विस्टिंग को हटाने के लिए शोल्डर जो मूव करते हैं वो करते हैं एपी डायमीटर के अंदर। बट यहाँ पे कंडीशन चेंज है। यहाँ पे हेड तो लास्ट में आएगा, उससे पहले बटक्स आया है और शोल्डर जो है वो अब ऑटोमेटिकली मूव नहीं कर पाते। ठीक है। ठीक है। तो उसको मूव करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, बच्चे के बैक को होल्ड करते हैं और उसको मैनुअली रोटेट करते हैं इनटू द ओब्लिक टू एपी डायमीटर। हमने क्या किया, उसकी बैक को पकड़ा, उसको घुमा दिया और उसको अपन ले आए किस में? एपी डायमीटर के अंदर। और एपी डायमीटर के अंदर ले आए तो उसको अपन ने पुल कर लिया और शोल्डर्स की जो इजीली डिलीवरी करवा ली। इसको अपन बोलते हैं, इस मैन्यूअर का नाम है लोव सेट मैन्यूअर। लोव सेट मैन्यूअर। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ इन द इंग्लिश, अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसके अंदर वो पूछ सकता है कि एग्जामिनर ट्राई टू पुल द होल्ड द बेबीज बैक एंड ट्राई टू रोटेट द बेबी then so the shoulders diameter is turn from the oblique diameter to AP diameter. तो name this मैन्यूअर। तो वो आपको लैंग्वेज के साथ में पूछ सकता है। तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, लोव सेट मैन्यूअर के अंदर कि वी हैव टू होल्ड द बैक ऑफ द बेबी एंड रोटेट द शोल्डर। और हम लेके आते हैं शोल्डर्स को ओब्लिक डायमीटर से, शोल्डर्स को अपन ओब्लिक डायमीटर से एपी डायमीटर में लेके आते हैं और शोल्डर्स की डिलीवरी करवाते हैं। तो सेकेंड वन मैन्यूअर जो है इनटू द ब्रीच डिलीवरी, वो होता है लोव सेट मैन्यूअर। तो ये अपन ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम वापस देखते हैं क्या क्या किया। तो अपन बात कर रहे थे अरेस्टेड वेजाइनल डिलीवरी के बारे में। ठीक है। अरेस्टेड वेजाइनल डिलीवरी के अंदर सबसे पहले अपन ने बटक्स को क्या किया, बटक्स को डिलीवर करवाया, फिर अपन ने शोल्डर्स को डिलीवर करवाया, फिर उसके बाद में अब लास्ट पार्ट जो है वो डिलीवर होना है, वो है हेड। अब नॉर्मल जो लेबर कंडीशन होती है उसके अंदर हेड जो है वो पहले डिलीवर होता है, और जो ब्रीच डिलीवरी होती है उसके अंदर हेड जो है वो लास्ट के अंदर डिलीवर होता है। हेड जो है सबसे आखिर में डिलीवर होता है। इसीलिए इस हेड की डिलीवरी को अपन बोलते हैं आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच बोलते हैं अपन, क्योंकि ये लास्ट में डिलीवर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने बटक्स की डिलीवरी करवाई, वो किससे करवाई? पाइनाइड मैन्यूअर्स की हेल्प से। शोल्डर की अपन ने डिलीवरी करवाई, वो किससे कराई? अपन ने लोव सेट मैन्यूअर का यूज़ करते हुए। और हम जब अब लास्ट में अपन हेड की डिलीवरी करवाएंगे। हेड की डिलीवरी करवाने के लिए हमारे पास दो मेथड है, दो नहीं हमारे पास 3 मैन्यूअर्स काम करते हैं। अगर हम आफ्टर कमिंग हेड यानी कि डिलीवरी करवाते हैं आफ्टर कमिंग हेड की, तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं तो देखते हैं। तो हम डिलीवरी करवा रहे हैं आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच। ठीक है। इसके अंदर हम 3 मेथड्स काम में लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं कौन सा, एक अपन लेते हैं बर्न मार्शल टेक्निक। ये नॉर्सेट 9 के अंदर आया था प्रीलिम्स के अंदर, और ये जो है इमेज बेस के अंदर नहीं आया था, ये लैंग्वेज बन के क्वेश्चन आया था, याद रखना।
अपने को थ्योरी पता होनी चाहिए। ब्रीच सबसे पहले है बर्न मार्शल टेक्निक, ठीक है। सेकंड वन है मॉरिशु सेमाइल वेट मैनूवर, जिसे अपन बोलते हैं शोल्डर ट्रैक्शन एंड मोलर फ्लेक्शन। और तीसरा है प्राग मैनूवर नोरसेट 8 के प्री के अंदर आया था, जो कि नया क्वेश्चन बन के आया था, इससे पहले ये पूछा नहीं गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक एक मैनूवर की। ये हम बात करें आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच। इसके अंदर हम 3 मेथड्स काम में लेते हैं। सबसे पहला मेथड है कौन सा, बर्न मार्शल मेथड। और सेकंड वन है मॉरिशु सेमाइल वेट मैनूवर। और तीसरा है प्राग मैनूवर, जिसे अपन मॉडिफाइड प्राग मैनूवर बोलते हैं। मॉरिशु सेमाइल वेट एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसको पढ़ने के लिए हमको इसकी थ्योरी जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये है मॉरिशु सेमाइल वेट मैनूवर, ठीक है। तो हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक मैनूवर को, ठीक है। सबसे पहला मैनूवर है अपने पास कौन सा, मॉरिशु सेमाइल वेट मैनूवर, जिसे हम बोलते हैं शोल्डर ट्रैक्शन एंड मोलार फ्लेक्शन। शोल्डर ट्रैक्शन एंड मोलार फ्लेक्शन इसको अपन बोलते हैं। इसके अंदर कंडीशन क्या है कि इसके अंदर क्या करते हैं अपन, वन हैंड हम करते हैं, क्या करते हैं, मोलर पे, उसके मोलर एरिया पे तो फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके मोलर एरिया पे फ्लेक्शन करते हैं और उसके जो शोल्डर एरिया है उसको ट्रैक्शन देते हैं। मतलब वन हैंड, जो एग्जामिनर का एक हाथ है वो बेबी के शोल्डर के एरिया पर टच होगा, ठीक है। ओसीपुट और शोल्डर के एरिया पे टच होगा, जिससे कि हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे बेबी के हेड को फ्लेक्स करवा रहे हैं। आप सभी को पता है जब ब्रीच के अंदर बेबी डिलीवर होगा तो उसका हेड जो होगा वो एक्सटेंडेड होगा, वो डी फ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। वो डी फ्लेक्स हेड होगा, और डी फ्लेक्स हेड के अंदर जो डिलीवरी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, हम नहीं करवा सकते नॉर्मली। अगर उसका जो हेड है, उसका जो हेड है वो थोड़ा स्लाइटली एक्सटेंडेड हुआ, यानी कि कंडीशन क्या हुई कि हमने शोल्डर तो डिलीवर करवा दी है, अब हम हेड डिलीवर करवा रहे हैं, तो यहाँ पे डायमीटर का हम करते हैं इंगेजिंग डायमीटर। तो अगर मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ तो मोस्ट कॉमन डायमीटर होता है सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है। और ये कब होता है, जब बेबी का हेड पूरा फ्लेक्स होता है नीचे की तरफ मुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये सबसे फेवरेबल डायमीटर होता है अगर बेबी की डिलीवरी हो रही है तो, ठीक है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो है हेड जो है लास्ट में डिलीवर हो रहा है, तो हेड जो है या तो वो डी फ्लेक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सब मेंटो फ्रंटल डायमीटर काम करता है, ठीक है। सब ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर काम करता है, जो कि 10 सेंटीमीटर या 10.5 सेंटीमीटर का हो सकता है। और अगर वो कम्प्लीटली एक्सटेंड या फिर पार्शियली एक्सटेंडेड होगा, अगर बेबी का हेड पार्शियली एक्सटेंडेड होगा तो वहाँ पे सबसे लंबा डायमीटर काम करता है, जिसे अपन बोलते हैं मेंटो वर्टिकल डायमीटर, वो होता है 14 सेंटीमीटर का। और इस डायमीटर को लेके एक बात होती है कि अगर ये डायमीटर, अगर ये प्रेजेंटेशन है, अगर बच्चे की पोजीशन वो स्लाइटली एक्सटेंडेड है हेड की, तो हम वहाँ पे जो है मेंटो वर्टिकल डायमीटर इंगेज होता है, जो कि उस वेजाइनल यानी कि बर्थ कैनाल से अंदर नहीं निकल सकती किसी भी हालत में। बर्थ कैनाल के अंदर से अगर मेंटो वर्टिकल डायमीटर है तो किसी भी हालत में बर्थ कैनाल से बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। और नहीं निकल पाती तो वहाँ पे हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टेक्निक से हम क्या करते हैं, इस टेक्निक से हम करते हैं कि हम बच्चे का जो हेड है उसको हम फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं। हम उसको फ्लेक्स करते हैं, और फ्लेक्स करते ही जैसे ही बच्चे का हेड फ्लेक्स होगा तो उसके बाद में जो उसका एंगेजिंग डायमीटर होता है हेड का, एंगेजिंग डायमीटर जो है वो या तो सब ओसिपिटो फ्रंटल हो जाएगा, या तो सब ओसिपिटो फ्रंटल होगा जो इजीली बाहर निकल जाएगा, या फिर सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर हो जाता है, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है, जिससे कि ईजिली हेड की डिलीवरी हो जाती है। तो पहली चीज़ ये, इसके अंदर अपन करते क्या है, इसके अंदर एक एग्जामिनर अपना एक हाथ बेबी के ऊपर वाले पार्ट यानी कि बेबी की बैक से ले जाते हुए शोल्डर पे रखता है और ओसीपुट को पकड़ता है, ठीक है। और एक हाथ जो है बेबी की जो बॉडी है वो दूसरे हाथ पर रखी हुई होती है, और पर वेजाइनली क्या करता है, पर वेजाइनली वो इंसर्ट करता है हाथ, और बेबी की जो चीक्स है मोलर एरियाज, बेबी की चीक पर जो मोलर एरिया है वहाँ पे दोनों फिंगर से बेबी के मोलर एरिया को होल्ड करता है। अब ऊपर से वो क्या करेगा, ट्रैक्शन लगाएगा कहाँ पे, शोल्डर पे, और उसके ओसीपुट वाले पार्ट को नीचे की तरफ मूव करवाएगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे मोलर एरिया पे थोड़ा ट्रैक्शन लगाएगा, ताकि
इसको कंट्रोल्ड मैनर से अपन बच्चे को बाहर निकाल सकें। जैसे ही ये चीज़ करेगा वो साइमल्टेनियसली क्या होगा, उसका जो एंगेजिंग डायमीटर है वो SOB या सब ओसिपिटोफ्रंटल के रूप में चेंज होगा। बच्चे का हेड जो है, बच्चे का हेड फ्लेक्स करेगा और हम उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं बेबी को। तो पहला जो चीज़ है वो है मॉरिशस एमाइल वेट मैन्योवर। इसको एक ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। ट्रिक से अपन कैसे याद कर सकते हैं कि आपको अगर ये कहीं फ़ोटो दिखे, ठीक है, आपको अगर ये इमेज कहीं दिखे और आपसे पूछ ले कि भाई साहब बताओ ये कौन सा मैन्योवर हो रहा है यहाँ पे, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसके गाल वाले एरिया को देखिएगा, आप उसके चीक वाले एरिया को देखिएगा और आप अज्यूम करिएगा कि ये बच्चा स्माइल कर रहा है। तो मोरिशु सेमाइल वेट, सेनाइल मोरिशु सेमाइल वेट, तो एस से स्माइल याद रखना, आप एस से स्माइल याद रखना, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ दिख रही है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि बच्चा स्माइल कर रहा है, जिसकी वजह से आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मैन्योवर हमने आफ्टर कमिंग ऑफ ब्रीच के बाद में बारे में देख लिया, वो है मोरिशस स्माइल वेट मैन्योवर, या फिर इसे अपन बोलते हैं शोल्डर ट्रैक्शन। इसे अपन बोलते हैं शोल्डर से ट्रैक्शन करना, मोलर से अपन फ्लेक्शन करवाते हैं, ठीक है। ये मैन्योवर हो गया, बहुत ईजी मैन्योवर था। इसके अंदर क्या करते हैं, हैंड one hand of the examiner should be put on the shoulders of the baby and occiput, and the other hand is put in entire body. Then the examiner insert his hand into per vaginally and put his finger on his molar area, द बेबीज़ मोलर एरिया के, बेबी के जो मोलर एरिया है चीक्स के ऊपर, उस पर उंगलियां प्रेस करता है, जिसकी वजह से वो फ्लेक्शन करवाता है किसको, मोलर एरिया को, और शोल्डर से ट्रैक्शन लगाता है, जिससे कि बेबी का जो हेड है वो क्या करता है, फ्लेक्शन में आ जाता है, प्रॉपर फ्लेक्शन हो जाता है बेबी के हेड का, मतलब वो नीचे की तरफ मुड़ जाता है, जिससे कि डायमीटर जो सब ओसिपिटोफ्रंटल या फिर सब ओसिपिटोफ्रंटल या सब ओसिपिटोब्रैगमेटिक, जो कि बहुत फेवरेबल डायमीटर है हेड के, अगर ये आ जाते हैं तो आसानी से बेबी की डिलीवरी हो जाती है। तो ये अपन करते हैं सबसे पहला मैन्योवर किसके अंदर, आफ्टर कमिंग हेड ऑफ ब्रीच, ठीक है। पहला मैन्योवर हमने देख लिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैन्योवर के बारे में, जो कि अभी नॉर्सेट 9 के मेंस में पूछा गया था, जिसे अपन बोलते हैं मॉरिशस एमाइल वेट मैन्योवर। क्या बोलते हैं, मॉरिशस, जिसको अपन बोलते हैं सॉरी बर्न मार्शल टेक्निक्स, ठीक है। बर्न मार्शल टेक्निक याद रखिएगा, बर्न मार्शल टेक्निक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हमेशा पूछा जाता है एज ए नॉर्सेट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर ये पूछा जाता है, बर्न मार्शल मेथड, ठीक है। तो आज हम देखेंगे अभी अब अपन अगला मैन्योवर देखते हैं, बर्न मार्शल, ठीक है। तो ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये प्रोसेस बर्न मार्शल की है। बर्न, हम देखते हैं बर्न मार्शल टेक्निक BMT, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे मैं आपको वापस सिनेरियो समझाने बैठूंगा, अब दोबारा आपने अभी अभी जो वीडियो में देखा, अभी अभी जो मैंने समझाया आपको कि हम बढ़ रहे हैं आगे प्रॉपर एल्गोरिदम का यूज़ करते हुए, ठीक है। सबसे पहले हमने बटॉक्स की डिलीवरी करवाई, फिर शोल्डर्स की डिलीवरी करवाई, फिर हम हेड की डिलीवरी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है कि हमने शोल्डर्स बाहर निकाल लिए, शोल्डर्स बाहर निकालने के बाद में बच्चे का जो हेड है वो अंदर है, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सिंपल, बिल्कुल सिंपल मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जामिनर का जो एक हाथ है वो सुप्रा प्यूबिक एरिया पे लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर का एक हाथ, ठीक है, एग्जामिनर का एक जो हाथ है वो सुप्रा प्यूबिक एरिया पे लगा हुआ होना चाहिए और दूसरा जो हाथ है उसमें बेबी के फुट को होल्ड करके रखने चाहिए, ठीक है। तो वन हैंड ऑन द सुप्रा प्यूबिक एरिया एंड द अनादर हैंड शुड होल्ड द फीट ऑफ द बेबी, मतलब यहाँ पे एक हाथ पर सुप्रा प्यूबिक एरिया पे एग्जामिनर का होना चाहिए और दूसरे हाथ से वो बेबी के फीट को होल्ड करे, और ये जो बेबी के फीट है उनको वो कर दे मदर की मुंह की तरफ घुमा दे, ठीक है। फ्लेक्स द हेड बाय वन हैंड, यहाँ पे एक हाथ से बेबी के हेड को फ्लेक्स करते हुए, ठीक है। और सडनली मूव द फीट टुवार्ड द मदर्स एब्डोमेन, ठीक है। अब कंडीशन ये हो सकती है, ये क्वेश्चन अभी नॉर्सेट 9 की प्री के अंदर आया था, जिसके अंदर क्या हो रहा था कि उसने एक सिनेरियो दिया था, उसने बताया था कि पेशेंट मतलब जो ऑब्स्टेटिशियन है वो एक मैन्युअर परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर क्या कर रही है वो कि एक हाथ से तो बच्चे के हेड को यानी कि सुप्रा प्यूबिकली प्रेशर लगा रही है और दूसरे हाथ से बेबी के लेग्स जो है वो
कर रही है किधर, टुवार्ड्स द मदर्स एब्डोमेन। तो वहीं से समझ जाना चाहिए कि ये बर्न मार्शल टेक्निक यूज़ कर रही है। मतलब यहाँ पे एक हाथ सुप्राप्यूबिकली पेशेंट पे रहेगा और दूसरे हाथ से जो एग्जामिनर है वो उसके बेबी के फीट को होल्ड करके और सडनली जो है वो मदर के एब्डोमेन की तरफ मूव कर देगी पैरों को, ताकि वो झटके से बाहर निकल जाए, फ्लेक्स होते हुए बाहर निकल जाए। तो इस टेक्निक को अपन बोलते हैं बर्न मार्शल टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आती है। तो ये उसकी कुछ ऐसी इमेज अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने 2 मैन्यूवर कर लिए आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच। ठीक है, उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट मैन्यूवर है जो कि अभी नॉर्थ से टेट के प्री के एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिला था। ये जो है शोल्डर प्रेजेंटेशन के मैन्यूवर थे, जो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब ये और बर्न मार्शल टेक्निक, एक तो प्राग मैन्यूवर और एक बर्न मार्शल मैन्यूवर, बर्न मार्शल टेक्निक और प्राग मैन्यूवर दोनों ही सेम लगते हैं। दोनों ही आपको देखने में सेम लगेंगे, बट इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो बेबी का फेस आ रहा है यहाँ पे। मतलब जो बेबी जो है वो उसका जो हम इसे ऐसे याद रखते हैं कि यहाँ पे जो बेबी का एब्डोमेन है, यहाँ पे जो बेबी का एब्डोमेन है वो मदर की साइड दिखेगा अपने को, ऊपर की तरफ बेबी का एब्डोमेन दिखेगा और नीचे की तरफ बेबी की पीठ दिखेगी। इस इमेज के अंदर अगर आपको प्राग मैन्यूवर देखना है, अगर ऐसा मैन्यूवर ऐसी इमेज आती है जिसके अंदर बेबी का एब्डोमेन तो मदर की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है, और बेबी की बैक जो है वो नीचे की तरफ है, तो इस मैन्यूवर को हम बर्न मार्शल नहीं बोलते, इस मैन्यूवर को अपन बोलते हैं प्राग मैन्यूवर। देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे बेबी का एब्डोमेन जो है वो ऊपर की तरफ और बेबी का जो बैक है वो नीचे की तरफ है। और ये सेम चीज़ किसमें है, बर्न मार्शल टेक्निक के अंदर। इसके अंदर ये कैसे निकाल रहा है, इसके अंदर बेबी की जो बैक है वो ऊपर की तरफ है, बेबी का जो एब्डोमेन है वो नीचे की तरफ है। देखो दोनों के दोनों सेम से ही लग रहे हैं, दोनों के दोनों सेम से ही लग रहे हैं। ये भी सेम लग रहा है और ये भी सेम लग रहा है, बट दोनों के अंदर डिफरेंस इतना है कि इसके अंदर बेबी की पीठ ऊपर है और पेट नीचे, और उसके अंदर इतना है कि उसके अंदर जो है बेबी का एब्डोमेन ऊपर है और पीठ नीचे की तरफ है। तो इसको अपन बोलते हैं प्राग मैन्यूअर। ठीक है, तो ये बात है आफ्टर कमिंग हेड ऑफ द ब्रीच। हमने 3 मैन्यूअर डिस्कस किए हैं हेड के अंदर। सबसे पहले अपन ने किया है बर्न मार्शल टेक्निक, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, सुप्रापिबिकली एक हाथ से प्रेशर लगा रहे हैं, दूसरे हाथ से बेबी के फीट जो है उसको पकड़ के सडनली घुमा देते हैं किसकी तरफ, मदर के एब्डोमेन की तरफ मूव कर देते हैं पैरों को, जिससे कि बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं मॉरिशस एमाइल वेट मैन्यूअर। मॉरिशस एमाइल वेट मैन्यूअर जिसके अंदर क्या करते हैं, एक हाथ शोल्डर ट्रैक्शन एंड मोलर फ्लेक्शन। शोल्डर पे अपन एक हाथ रखते हैं और अंदर पर वेजाइनली इंसर्ट करके हाथ को, और उसकी जो मोलर एरियाज़ हैं वहाँ पे अपन फ्लेक्शन करते हैं। तो फ्लेक्शन होने के कारण जैसे ही हेड फ्लेक्स होगा और अपन उसको पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यह है मॉरिशस एमाइल वेट मैन्यूअर, जिसे अपन बोलते हैं शोल्डर ट्रैक्शन एंड मोलर फ्लेक्शन। इसके अंदर 2 टेक्निक्स काम करती है। ठीक है, ये रही पर वेजाइनली इंसर्ट कर रही है उंगलियां, और एक पे शोल्डर पे ट्रैक्शन लगा रही है और एक पे नीचे की साइड की बॉडी, इसके दोनों हाथों पे बेबी के जो बॉडी है वो एग्जामिनर के हाथों पे रेस्ट करती है पूरी। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं मॉरिशस एमाइल वेट मैन्यूअर। उसके बाद में प्राग मैन्यूअर बताया मैंने, और ठीक है, तो ये जो मैन्यूअर हैं हमने सारी बात करी है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आगे मैं क्या और सुधार कर सकता हूँ।